हेलो विद्यार्थियों, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के 2.0 चैनल पर ज्ञानदूत 2.0 चैनल पर समाजशास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर ज्योति सिडाना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, आज आपके साथ चर्चा करूंगी डीपी मुखर्जी पर। इनका पूरा नाम है ध्रुवज्योति प्रसाद मुखर्जी। ये बेसिकली मार्क्सवादी ट्रेडिशन या मार्क्सवादी परंपरा से जोड़े जाते हैं। यानी इन्होंने मार्क्सीय जो दृष्टिकोण था, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण था, उसको भारतीय समाज को समझने के लिए अप्लाई किया है। तो किस तरह से ये मार्क्स के दृष्टिकोण को भारतीय समाज को समझने में यूज करते हैं, इसकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। इनके क्या क्या योगदान है, इनकी पुस्तकें क्या है, इस पर आप पहले भी इसी चैनल ज्ञानदूत 2.0 चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी आपने देखा होगा, सबमिट हो चुका है, जिसमें परंपराओं के द्वंद्व यानी ट्रेडिशंस के डायलेक्टिक्स के बारे में बात की गई थी। आज हम चर्चा करेंगे कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को किस तरह से ये भारतीय समाज पर लागू करते हैं या भारतीय समाज को समझने के लिए प्रयुक्त करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र, इंडियन सोशियोलॉजी की एक अलग से डिमांड उठी। कब उठी? क्योंकि जो पश्चिमी विचारधाराएं थी, अवधारणाएं थी, उनके जो सिद्धांत थे, उनके आधार पर उस समय के समाजशास्त्रियों को लगा कि भारतीय समाज को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पश्चिमी जो समाज है और भारतीय समाज है उनमें बहुत ज्यादा विभिन्नता है। तो इसीलिए पश्चिम की अवधारणाओं और सिद्धांत या विचारधारा के आधार पर भारतीय समाज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या असंभव सा हो जाएगा। तो जो कुछ थॉट ऑफ स्कूल थे उस समय समाजशास्त्र के, जैसे बंबई संप्रदाय, लखनऊ संप्रदाय, तो इन्होंने कोशिश की कि मतलब भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय समाजशास्त्र को का एक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। तो उसी में भारतीय समाजशास्त्र जब विकसित हो रहा था तो उसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक डीपी मुखर्जी भी हैं। तो डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्यों में से हैं। भारतीय समाज को समझने के लिए या सामाजिक जो प्रघटनाएं थी भारतीय समाज की, उनको समझने के लिए इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्रतावादी, या कई बार हम इन्हें समष्टिवादी भी कहते हैं, तो होलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग किया। और इन्होंने कहा कि किसी भी एक अप्रोच के माध्यम से हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्नता है, चाहे भाषा की देखिए, क्षेत्र हिसाब से देखिए, बोली, संस्कृति, जाति, धर्म। तो भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए किसी एक मेथड या दृष्टिकोण से भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता, इसलिए इन्होंने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रयोग किया। इनके होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में तीन तरह के हम मेथड्स की बात करते हैं। डायलेक्टिकल मेथड यानी द्वंदात्मक पद्धति, साइको सोशल मेथड यानी मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति, और दार्शनिक पद्धति यानी फिलोसॉफिकल मेथड। तो तीनों मेथड के यानी तीनों अध्ययन पद्धति के आधार पर इन्होंने भारतीय समाज को या भारतीय समाज की घटनाओं को समझने का प्रयास किया। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहली है द्वंदात्मक। द्वंदात्मक का मतलब क्या होता है? विपरीत विशेषताओं की एकता, यानी दो विपरीत विशेषताएं जब एक साथ पाई जाती हैं तो उसे हम द्वंदात्मकता कहते हैं। तो दो विपरीत विशेषताओं की एक साथ उपस्थिति द्वंदात्मकता कहलाती है। जैसे कि हमने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ हर क्षेत्र में विविधताएं हैं, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति। तो उन विविधताओं को देखते हुए द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग करना ज्यादा उपयुक्त लगा इन्हें, और इन्हें लगा कि हम भारतीय समाज को समझने के लिए द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि मार्क्स ने किया था और फिर उनसे पहले हीगल ने, दार्शनिक हीगल ने किया था। ये और इनका एक जो एम्फेसिस था, वो कहते हैं कि भारतीय समाज की जो मूल है, भारतीय समाज का जो मूल है वो है परंपराएं, ट्रेडिशंस। अगर भारतीय समाज को समझना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको समझना होगा। यहाँ की रूढ़ियां, परंपराएं, प्रथाएं, पूर्वाग्रह, है ना, उन सबको हम अगर समझेंगे तब हम भारतीय समाज को अच्छे से समझ सकते हैं। और उसको समझने के लिए आपको द्वंदात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मार्क्स ने किया था। अब इन्होंने जब भारतीय परंपराओं का अध्ययन स्टार्ट किया तो इन्होंने कहा कि दो तरह की परंपराओं की हम चर्चा करते हैं। एक वृहद परंपराएं, लिटिल ट्रेडिशन, एंड ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन यानी वृहद परंपरा, और लिटिल ट्रेडिशन यानी लघु परंपरा। इसकी चर्चा अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ी हो, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन की बात की है। क्या है ये? जो वृहद परंपराएं होती हैं वो लिखित होती हैं,
रिटन फॉर्म में होती हैं। हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं, महाभारत, रामायण, है ना, ग्रंथ हैं, उनमें इनका उल्लेख मिलता है और संपूर्ण भारत में ये व्याप्त है, यानी इनका जो क्षेत्र होता है विस्तार का या फैलाव का, वो संपूर्ण भारत होता है। तो संपूर्ण भारत में है ये, भारतीय मतलब लिखित है, और जो हमारे प्राचीन साहित्य है, ग्रंथ है, उनमें इनका उल्लेख है। उन परंपराओं को आप बृहद परंपरा कहते हैं। दूसरा है लघु परंपरा। जो लघु परंपरा है वो अलिखित होती है, स्थानीय स्रोतों से में उनका उल्लेख मिलता है, जो स्थानीय जो भी लिपियों में कहीं भी वर्णित है ना, वहां है, और इनका क्षेत्र सीमित होता है। तो बृहद परंपरा बनाम लघु परंपरा, वो ये कहते हैं कि जो परंपराओं में बृहद और लघु परंपराएं हैं और इनमें जो संघर्ष होता है, संघर्ष के कारण, संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि डायलेक्टिक्स है, एक लिखित है, एक अलिखित है। एक जिनका मेटा नैरेटिव्स हैं, जिनको बृहद ग्रंथों में, साहित्य में, पॉपुलर जो व्याप्त हैं सभी जगह, उनमें एक का वर्णित है, वर्णन है, और दूसरे जो एक क्षेत्रीय भाषा और बोली में है, जिनका क्षेत्र सीमित है, क्योंकि केवल वहीं के लोग इसको वहीं के लोगों तक उनका प्रसार है, प्रचार है। तो ये कहते हैं कि जो विपरीत चीजें हैं वो आपस में, उनमें संघर्ष होता है। तो उसी को लेकर ये कहते हैं कि अगर भारतीय परंपराओं को, भारतीय समाज को समझना है, तो सबसे पहले हमें भारतीय परंपराओं को समझना होगा, जो बृहद है और लघु है, उनके परंपराओं में जो वो संघर्ष है, उन परंपराओं में, उसको समझना होगा। और उनको समझने से पहले आपको वहां की बोली, भाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं जो है, उनको भी समझना होगा। जब तक हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, हम भारतीय समाज का एक समग्र चित्र नहीं समझ सकते, ना ही प्रस्तुत कर सकते हैं। एक दूसरी पद्धति जो है वो है मनोसमाज शास्त्रीय पद्धति। मनोसमाज शास्त्रीय पद्धति में क्या बात करते हैं ये, इन्होंने डाला, जो फोकस किया वो है व्यक्तित्व और संस्कृति। व्यक्तित्व और संस्कृति की इन्होंने बात की। अब व्यक्तित्व और संस्कृति, यानी व्यक्तित्व और संस्कृति का अध्ययन जब ये करते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से, सभ्यताओं से निर्मित होता है। प्राचीन परंपराओं में मैन के लिए, अगर हम भारतीय समाज की बात करें, तो प्राचीन परंपराओं में मनुष्य के लिए मैन की अवधारणा का प्रयोग किया जाता था। मैन यानी पुरुष, पुरुष से मतलब स्त्री पुरुष वाला जेंडर से नहीं है, पुरुष मतलब मनुष्य। तो मैन की अवधारणा का प्रयोग किया जाता था, इंडिविजुअल का नहीं। इंडिविजुअल शब्द कब आया? इंडिविजुअल शब्द आया, वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल शब्द आया जब पश्चिम का विस्तार हुआ, यानी पश्चिम के प्रभाव के कारण जब पश्चिमी पुनर्जागरण काल हुआ, तब इंडिविजुअल की अवधारणा आई। उससे पहले भारतीय समाज या जो भारतीय सभ्यता थी, उसमें मैन की अवधारणा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए भारतीय समाज शास्त्रियों को जो अपने अध्ययन की इकाई बनानी चाहिए, वो व्यक्ति के स्थान पर समूह को चुनना चाहिए, क्योंकि जो मैन है वो समूह को, कलेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। वो संस्कृति से, सभ्यता से निर्मित इकाई है। तो उसको वो कल्चर को, सिविलाइजेशन को, है ना, कलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैन की अवधारणा का प्रयोग करना चाहिए समाजशास्त्रियों को अध्ययन करते समय, इंडिविजुअल का नहीं। क्योंकि इंडिविजुअल शब्द पश्चिम के विस्तार के बाद, यानी जब पूंजीवाद का विस्तार हुआ, उसके बाद पूंजीवादी औद्योगिकरण का विस्तार हुआ, तब इंडिविजुअल की अवधारणा आई। और इंडिविजुअल जो है वो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी समग्रता को नहीं बताता है। तो वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर मैन की अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है, डीपी ये मानते थे कि इंडिविजुअलिज्म यानी जो व्यक्तिवादिता है, वो भारतीय समाज के हिसाब से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि व्यक्ति की अवधारणा पश्चिमी पुनर्जागरण का परिणाम है, जिसमें व्यक्ति पूंजीवादी व्यवस्था के दबाव में समाज से पृथक कर दिया जाता है और लाभ कमाने की व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। यानी जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में आकर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, स्वतः केंद्रित हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है और केवल लाभ के बाजार का हिस्सा बन जाता है। तो सामूहिकता की समाप्ति हो जाती है। तो इसलिए वो डीपी जो है वो व्यक्तिवादिता का यानी इंडिविजुअल की अवधारणा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि समाजशास्त्रियों को अपना अध्ययन करते समय
जो है मैन की अवधारणा का प्रयोग करना चाहिए या मैन का अध्ययन करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म का नहीं, यानी कलेक्टिविटी का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि जो मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति है उससे परंपराओं का अध्ययन करना आवश्यक है। तीसरी जो उनका मेथड है वो है फिलोसॉफिकल मेथड, यानी दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति तर्क और विवेक पर बल देती है। इनके लिए जो लॉजिक है और रैशनैलिटी है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि जो पश्चिमी सिद्धांत थे और पश्चिमी अवधारणाएं थी, उनके आधार पर हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते या भारतीय यथार्थ की कल्पना नहीं कर सकते, उसका सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो पश्चिमी जो विचारधारा है वो अनुभववाद पर बल देती है। पश्चिमी विचारधारा जो है वो अनुभववाद पर के आधार पर अध्ययन करती है किसी भी चीज का, इंपीरियलिज्म पर, है ना, एक्सपीरियंस पर। लेकिन भारतीय समाज को समझने के लिए व्याख्यात्मक पद्धति का समर्थन डीपी मुखर्जी ने किया कि भारतीय समाज को समझना है तो हमें डिस्क्रिप्टिव या विवेचनात्मक या व्याख्यात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, ना कि पश्चिम की तरह अनुभववाद का। क्योंकि पश्चिम जो समाज है उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है और यही कारण है कि वो वहां डिक्लाइन हुआ है। लेकिन परिवार समाज जैसी व्यवस्थाएं, सामूहिकता वाली समाज चीजें हैं जो टूट रही हैं। लेकिन जो भारतीय समाज है वो धीमी गति से परिवर्तन का हिस्सा बनता है। वहां पर हमें व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक पद्धति के माध्यम से भारतीय समाज को, उनकी परंपराओं को समझना होगा। तो ये 3 मेथड हैं जिनके कॉम्बिनेशन से उन्होंने हॉलिस्टिक अप्रोच यानी समष्टिवादी अप्रोच का प्रयोग किया और कहा कि इन तीनों के माध्यम से हमें भारतीय समाज को, यानी यहाँ की परंपराओं को, इतिहास को समझना होगा, संस्कृति को, व्यक्तित्व को, और तब हम भारतीय समाज के यथार्थ की सही पिक्चर को समझ पाएंगे। अब जैसे हमने कहा कि ये मार्क्सवादी उपागम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें मार्क्सोलॉजिस्ट कहा जाता था, या ये अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे। लखनऊ संप्रदाय से इनका संबंध है। ये लखनऊ में काफी समय तक इन्होंने वहां जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया अधिकांशतः लखनऊ संप्रदाय से जुड़कर किया, तो इन्हें लखनऊ संप्रदाय से जोड़ा जाता है। और इनके अलावा इन्होंने संगीत, कला, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब का अध्ययन किया और ज्ञान के शाखा को वो पृथक करके देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान के पृथक्करण का इन्होंने विरोध किया कि ज्ञान का पृथक्करण नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सभी विषयों को एक समग्र रूप में समझकर समाज का और समाज की चीजों का अध्ययन करना चाहिए। वही चीज वापस से कि ये समष्टिवादी उपागम के समर्थक थे कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे वो संगीत हो, कला हो, इतिहास हो। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको कहा कि भारतीय समाज को समझने के लिए इन्होंने कहा कि परंपराओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो परंपराओं का से की नींव पर खड़ा है ना। परंपराएं जो है वो भारतीय समाज की नींव है या आधार है। तो परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व की इन्होंने बात की कि दो विपरीत चीजें, जैसे मैंने कहा, एक साथ रहती हैं। तो उन्होंने परंपराओं और आधुनिकता का द्वंदात्मक पद्धति से अध्ययन किया और कहा कि ये दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहयोगी हैं। कि परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता का होना जरूरी है और आधुनिकता के साथ साथ आधुनिकता परंपराएं को विकसित करने में सहयोग करती हैं और आधुनिकता को परंपराएं सहयोग करती हैं। तो परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व की जो चर्चा इन्होंने की, जैसे कि मैंने कहा, इसी चैनल पे आप इस टॉपिक को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और तो परंपराओं के द्वंद्व की जब इन्होंने बात की तो वो द्वंदात्मक पद्धति से इन्होंने अध्ययन किया कि किस तरह परंपरा और आधुनिकता विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहयोगी हैं। परंपराएं आधुनिकता को समझने में आवश्यक है। मतलब आप जब तक परंपराओं को नहीं समझेंगे, आप आधुनिकता को नहीं समझ पाएंगे या भारत में वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझ पाएंगे। चलिए, अब भारतीय समाज, जैसे मैंने कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति के उद्विकास में विविधताएं रही हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं जो भारतीय समाज को जिन्होंने विकसित किया, उत्पन्न किया। लेकिन कुछ दार्शनिकों ने भारतीय समाज के एक पक्ष की उपेक्षा की। क्या थी? क्योंकि वो दार्शनिक ये चाहते थे, या दार्शनिकों की ऐसी सोच थी कि जो भारतीय जाति व्यवस्था है, कर्म है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उनका वो वर्चस्व बना रहे, ताकि उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व समाज में बना रहे, वो अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें और अपने इस चिंतन को, अपनी इस विचारधारा को ही वो सभी समाज पर लागू कर देते थे, थोप देते थे, ताकि उनका स्थायित्व बना रहे, उनका प्रतिनिधित्व निरंतर जारी रहे। तो दार्शनिकों ने इस चीज की उपेक्षा की
जो नवीन पक्ष थे या द्वंद्वात्मकता के पक्ष थे, ताकि कोई द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न ना हो, बल्कि उनका वर्चस्व बना रहे। इस बात की भी चर्चा डीपी मुखर्जी ने अपनी पुस्तकों में की है, खासतौर से डाइवर्सिटी में। उन्होंने एक और चीज पर देखिए फोकस किया। क्या थी वो चीज? उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश काल था भारत में, यानी जो ब्रिटिश भारत था उस समय में, उसके प्रभाव के कारण यहाँ पर नवीन शिक्षित मध्य वर्ग का उत्पन्न हुआ। और जो नवीन शिक्षित वर्ग था वो किनका 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 प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा था, किनके हितों के लिए काम कर रहा था? ब्रिटानी शासन के। तो ये कहते हैं कि नवीन मध्य वर्ग जो था वो स्वाधीनता पूर्व ब्रिटानी नीतियों के कारण अस्तित्व में आया और स्वतंत्र भारत में इसका विस्तार हुआ। और इन्होंने जीवन के जितने भी इन्होंने जो मेथड थे, जीवन शैली थी, व्यवहार के नए स्वरूप थे, मूल्य थे, उनको विकसित किया। तो जब ब्रिटानी शासन था उस समय में ये उनके हितों की, यानी ब्रिटिश शासकों के हितों की पूर्ति करते थे, ब्रिटिश शासन के हितों की पूर्ति करते थे, उनके लिए काम करते थे, उनके हितों को संरक्षित करते थे। और स्वाधीनता के बाद भी इन्होंने अपने इस व्यवहार को जारी रखा। तो वो मध्य वर्ग की आलोचना करते हैं डीपीजी, और ये तर्क देते हैं कि इस वर्ग ने औपनिवेशिक भारत में, यानी जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय, ब्रिटानी हुकूमत के हितों की पूर्ति की। और स्वतंत्र भारत में ये वर्ग शासक या जो शक्तिशाली वर्ग है उनके हितों का संरक्षण करता है। यानी उसका नेचर वही है, पहले ब्रिटानी शासकों के हितों की पूर्ति करता था, और अब जो वर्तमान में जो शासक वर्ग या शक्तिशाली वर्ग है, ये उनके हितों को संरक्षण प्रदान करता है। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, वो है डाइवर्सिटी। और अपनी इस पुस्तक में इन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विचारकों ने या दार्शनिकों ने स्थापित करने की कोशिश की कि भारत श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि ये आध्यात्मिकता पर बल देता है, आध्यात्मवादी है। और पश्चिम हीन है या निम्न है क्योंकि वो भौतिकतावादी है। तो मैटेरियलिस्टिक है, इसीलिए जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, हीन है, हमसे निम्न है। और भारत जो आध्यात्म पे बल देता है वो श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का खंडन किया कि ऐसा नहीं है। दोनों का जो रहन सहन है, जीवन शैली है, विचारधाराएं हैं, परंपराएं हैं, वो बिल्कुल भिन्न है। तो एक के आधार पर हम दूसरे को मूल्यांकित नहीं कर सकते। वैसे ही ब्रिटानी जो पश्चिमी विचारधारा या सिद्धांत है, थ्योरीज है, उनके आधार पर हम भारतीय समाज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक नवीन पद्धति की, एक नवीन समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई और फिर भारतीय समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो उनका ये मानना था कि चूंकि ये जो मध्य वर्ग था वो ब्रिटानी शासन के दौरान विकसित हुआ था, तो उनकी मानसिकता इसी तरह की थी कि वो आर्थिक हितों के लिए तो शासक वर्ग और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और अपना जो उनका सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन शैली है उसमें वो अपनी परंपराओं का संरक्षण करते दिखाई देते हैं। तो ये द्वंद्वात्मकता है, मध्य वर्ग के जो द्वंद्वात्मकता है, इन्हीं सब आधारों के आधार पर हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। तो एक तरफ आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए हम जो है वो शासक वर्ग या शक्तिशाली वर्ग के हितों का संरक्षण करते हैं, और दूसरी तरफ हम परंपराओं का पालन करते हैं। तो ये जो द्वंद्वात्मकता है, यही इसको समझना भारतीय समाज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए वो इस बात को भी फोकस करते हैं कि भारत का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लैंगिक क्षेत्र है या परिदृश्य है, उनका अध्ययन करने के लिए भी हमें परंपराओं की द्वंद्वात्मकता का अध्ययन करना होगा। क्योंकि इन सभी क्षेत्र में जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो कस्टम्स हैं, है ना, प्रेजुडिसेस हैं, यानी पूर्वाग्रह, परंपरा, प्रथाएं, रूढ़ियां, उन सबको समझेंगे तभी हम इन क्षेत्र में होने वाले बदलावों को, संघर्षों को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो इसलिए वो समाज वैज्ञानिकों का आह्वान करते हैं कि वो भारत के समुचित साहित्य लेखन का विश्लेषण इस आधार पर करें, और यानी परंपराओं के और द्वंद्वात्मक पद्धति से, मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति से, दार्शनिक पद्धति से अध्ययन करें और जन जागरण को नेतृत्व प्रदान करें, ताकि जो भारत का नागरिक है वो अपने अधिकारों और शक्ति को पहचाने और उनका सही उपयोग कर सके। उनका मत है कि शासक वर्ग इतिहास और प्रकृति पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, ताकि जो कल्चर है और जो रिसोर्सेज हैं, जो देश के या समाज के कल्चर है और यहाँ के जो रिसोर्सेज है, उन पर उसका नियंत्रण बना रहे। और इसलिए वो उनमें अपने वर्गीय हितों की दृष्टि से संशोधन और परिवर्तन करता रहता है। संस्कृति में भी आप देख लीजिए, चाहे वो किताबें हो, विषय सामग्री हो, पाठ्यक्रम हो, है ना, संस्कृति जीवन शैली है जिसको आप कहते हैं कि जीवन जीने का एक तरीका, तो संस्कृति में और
आपके ये प्रकृति में अपने हिसाब से संशोधन और परिवर्तन करता रहता है। अपने वर्गीय हितों की पूर्ति के लिए वो उसमें परिवर्तन भी करता है, परिमार्जन भी करता है और संशोधन करता है। अर्थात जो सोसाइटी में जितने भी प्राकृतिक असंतुलन है या पारिस्थितिक असंतुलन है, ऐसा माना जाता है या डीपी ऐसा मानते हैं कि वो शासक वर्ग के हितों की भूमिका का परिणाम है। शासक वर्ग ने प्रकृति का दोहन या संस्कृति का दोहन अपने हितों के संरक्षण के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए या एक वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति के लिए किया, इसलिए ये पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी वो ये कि भारतीय समाजशास्त्री के लिए समाजशास्त्री होना उतना जरूरी नहीं है जितना उसका भारतीय होना जरूरी है। इस लाइन का मतलब भारतीय समाजशास्त्री के लिए समाजशास्त्री होना ही पर्याप्त नहीं है या जरूरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि वह पहले एक भारतीय हो। तो उनका ये जो कथन है ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि अगर भारतीय समाजशास्त्री पहले समाजशास्त्री है तो कुछ ऐसे पक्ष हो सकते हैं जो वो छोड़ दे। तो इसलिए भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए पहली आवश्यक शर्त है कि उसको भारतीय होना जरूरी है। समाजशास्त्री वो भले ही नहीं हो, लेकिन पहले उसका भारतीय होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज को समझने के लिए वहां की जो लोक परंपराएं, स्थानीय परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, उन सबका उसे ज्ञान होना चाहिए ताकि वह भारतीय सामाजिक व्यवस्था को नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह समझ सके। उसके लिए उसको जो अभिजन की भाषा है उसको भी समझना होगा, स्थानीय क्षेत्र की भाषा है, स्थानीय क्षेत्र की बोली है, उनका भी ज्ञान उसे प्राप्त करना होगा। और जब तक वो इन दोनों चीजों का ज्ञान प्राप्त करेगा तभी वो यहाँ की वृहद परंपराएं और संयुक्त परंपरा और लघु परंपराओं को समझ सकेगा और इन सब समझ के इनके द्वंद्वात्मकता को, इनके संघर्ष को समझेगा, असमानता को, और इन सबको समझ के ही वो भारतीय समाज का एक सचित्र जो वर्णन है वो कर पाएगा या व्याख्या कर पाएगा। क्योंकि भाषाएं, बोली, प्रथाएं, परंपराएं ये क्या होती है? संस्कृति और सभ्यता की संवाहक होती हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। तो जब तक हमें भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, है ना, इन सब की भाषाओं का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति, इन सबको नहीं समझ पाएंगे। और भारतीय समाज को समझने के लिए इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो डीपी मुखर्जी हैं, इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को इस्तेमाल किया भारतीय समाज को समझने के लिए, और भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के कारण इन्होंने भारतीय समाज का जो चित्रण प्रस्तुत किया और जो फोकस किया वो परंपराओं पर किया, सभ्यता पर किया, ज्ञान पे किया, बोली भाषा पे किया। और समाज विज्ञान की जो विभिन्न ब्रांचेस हैं, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, कला, संगीत, उन सबके समन्वय पे किया कि उन सबके समन्वय से ही हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल जो आपको टॉपिक में डाउटफुल लगता है आप सवाल कर सकते हैं, और सवाल करके आप